हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड के बारे में। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, हमारे फूड में होता क्या है और हमारा फूड डिराइव कहाँ से होता है। बेसिकली हमारा फूड सप्लाई कंसिस्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स या प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स को। अब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टेबल है कि हमारे फूड सप्लाई में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन में आता है। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड सप्लाई को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर देयर ओन ग्रोथ। वो अपनी ग्रोथ के लिए एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट वो हमारे फूड को यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे दो पॉसिबिलिटीज़ कॉज होती हैं। फर्स्ट, इधर हमारे फूड डिटोरिएट हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट्स इन डिटोरिएशन ऑफ फूड और फूड स्पॉइलेज, हमारा फूड ख़राब हो जाएगा। लाइक हमने घर में ही देखा होगा कि हमने काफ़ी दिनों तक ब्रेड रख दिया या ऑरेंजेस रख दिए, खासकर ऐसे फूड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, लाइक ऑरेंज रख दिया, फिर बनाना है, तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वो डिटोरिएशन उनमें शुरू हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वो ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड को डिटोरिएट कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, these interactions between microorganisms and food give beneficial to human। सेकेंड ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे फूड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो कुछ बेनिफिशियल फूड देंगे ह्यूमन को। लाइक वाइन फॉर्मेशन भी तभी होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं सीरियल्स के साथ, फूड के साथ। इसमें हमें एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम और भी ऐसी चीज़ों की देखें तो एट द एंड हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करेंगे हमारे फूड के साथ एंड देन उसको दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दे। एग्जाम्पल के लिए, 2 स्पीशीज़ ऑफ पेनिसिलियम फंगस आर नेम्ड आफ्टर चीजेस। 2 स्पीशीज़ है पेनिसिलियम फंगस के जिनको चीज़ के नाम के आगे लिखा जाता है। लाइक वन ऑफ देम इज हमने इनमें से एक है, वन ऑफ देम इज पी रोक्यूफोर्टी गिव्स ब्लू चीज़। पी रोक्यूफोर्टी यानी कि पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी ब्लू चीज़ देते हैं हमें। एंड चीज़ मेकर्स एंड पी रोक्यूफोर्टी टू मिल्क, इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द चीज़। चीज़ मेकर ऐड करते हैं पी रोक्यूफोर्टी को दूध में ताकि वो पूरे थ्रू आउट द चीज़ ये प्रेजेंट हो। लाइक आप देख सकते हैं इस तरीके से ये अपीयर होते हैं, इनको हम ब्लू चीज़ कहते हैं। हम अपने फूड की प्रोसेसिंग के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। नाउ हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डिटोरिएट food or how microorganisms can cause deterioration of the food। microorganisms food को डिटोरिएट कैसे करते हैं? जब ये यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट, फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को अपनी ग्रोथ के लिए, इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द फूड कंपाउंड। इसकी वजह से फूड कंपाउंड में चेंजेस होते हैं। लाइक न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं और produced enzymatic changes and contributing off flavors by means of breakdown of product। साथ ही साथ जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को यूटिलाइज करते हैं और हमारे फूड को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो कुछ इंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसके फ्लेवर ऑफ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है उनका ब्रेकडाउन होता है। उन प्रोडक्ट के ब्रेकडाउन के लिए वो इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड का फ्लेवर ख़राब होता है, वो स्पॉइल हो जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। अब फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पॉर्टेंस क्या है? यहाँ हम कंपेयर करेंगे और हम 2 चार्ट देखेंगे, गुड और बैड। यानी कि क्या गुड इम्पॉर्टेंस में डिज़ायरेबल क्या है और अनडिज़ायरेबल क्या है, हम ये दोनों देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
फूड के लिए हमें कब चाहिए और कब डिज़ायरेबल होते हैं, तो फूड बायो प्रोसेसिंग के लिए डिज़ायरेबल होते हैं, फूड बायो प्रिजर्वेशन के लिए डिज़ायरेबल होते हैं, एंड एज अ प्रोबायोटिक्स दे आर डिज़ायरेबल। बैड और अनडिज़ायरेबल कब है? फूड बॉर्न डिसीजेस कॉज करते हैं हमें, एंड फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं, फॉर दैट दे आर अनडिज़ायरेबल। नाउ अब हम डिज़ायरेबल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो डिज़ायरेबल में पहले हमने फूड बायो प्रोसेसिंग पढ़ी। अब फूड बायो प्रोसेसिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? तो फूड्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करके फूड के प्रिपरेशन के प्रोसेस को, प्रोसीजर को हम बायो प्रोसेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड ग्रेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस कर सके यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। सो एनिमल्स और प्लांट सोर्सेज से रॉ मटेरियल को हम लेकर और उसमें फूड ग्रेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए हम फूड बायो प्रोसेसिंग में हम फॉलो करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइक दिस प्रोसेस नोन एज स्टार्टर कल्चर, और इस प्रोसेस को हम स्टार्टर कल्चर कहते हैं। स्टार्टर कल्चर इज व्हाट? जब प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस में फूड ग्रेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड किए जाते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस होते हैं। नाउ बिसाइड्स माइक्रोबियल एंजाइम्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड एंड फूड एडिटिव्स। इसके अलावा माइक्रोबियल एंजाइम्स को भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम फूड और फूड एडिटिव्स प्रोड्यूस कर सके। स्टार्टर कल्चर क्या है? सो अ कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ लाइव सेल्स दैट इज एडेड रॉ मटेरियल टू इनिशिएट फर्मेंटेशन रैपिडली। सो स्टार्टर कल्चर क्या होता है? ये कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन होती है लाइव सेल की, जिसको ऐड किया जाता है रॉ मटेरियल में ताकि फर्मेंटेशन शुरू हो सके बहुत ही रैपिडली। ओके, नाउ फूड बायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो फूड बायो प्रिजर्वेशन एक फूड बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स यूज़ करते हैं, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैथोजेनिक एंड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। सो हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करे ताकि हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज कॉज नहीं कर पाए। सो बायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है? इन बायो प्रिजर्वेशन बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज एंड गेट रिड ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। सो बायो प्रिजर्वेशन में हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे फूड को ख़राब होने से प्रिवेंट करे एंड हार्मफुल पैथोजेंस की ग्रोथ को वो रोक दे, हार्मफुल पैथोजेंस की से हमें वो छुटकारा दिलाए। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LAB कहते हैं, लैब, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज बायो प्रिजर्वेटिव्स, मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज जो है वो रिलीज़ करते हैं कुछ एंटी माइक्रोबियल्स जैसे कि लैक्टिक एंड एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पेप्टाइड बैक्टीरियोसिन्स, जो कि फूड की स्पॉइलेज को रोक देता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने की, इनहिबिट की करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस है उनको भी ये पोटेंशियली इनहिबिट करने की, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने की क्षमता रखता है। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एज बायो प्रिजर्वेटिव्स क्योंकि ये कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इनकी जैसे कि इनके पास लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड कुछ बैक्टीरियोसिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ प्रोबायोटिक्स क्या होता है? तो प्रोबायोटिक्स एक कंसंट्रेटेड सप्लीमेंट होता है और ये बेनिफिशियल लाइव सेल्स, बैक्टीरिया के बेनिफिशियल लाइव सेल्स के कंसंट्रेटेड सप्लीमेंट्स होते हैं एंड हम प्रोबायोटिक्स को फ्रेंडली बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो फ्रेंडली बैक्टीरिया कल्चर होते हैं जिनको हम ओरली लेते हैं ताकि हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ताकि हम अपने बॉडी के नेचुरल इम्यूनिटी को प्रमोट कर सके और हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सके।
Okay, the example of probiotic in food like milk baby nowadays is added with the lactobacillus acidophilus and bifidus bacteria. So milk baby में आजकल lactobacillus acidophilus and bifidus bacteria ऐड किया जाता है, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं, एक बूस्ट देते हैं. Now, yogurt rich with live bacteria cultures such as Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. Now, yogurt आजकल जो कंज्यूम करते हैं हम, उस योगर्ट में कुछ लाइव बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, कुछ लाइव बैक्टीरियल कल्चर होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जो कि हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बूस्ट देते हैं, हमें प्रमोट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को. नाउ चीज़ फ्रेंडली बैक्टीरिया दैट इज़ एडेड इन चीज़ इज़ लैक्टोबैसिलस. चीज़ में भी फ्रेंडली बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं. नाउ कम्स बैड और अनडिज़ायरेबल. बैड और अनडिज़ायरेबल पैथोजेंस और बैड और अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड में इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और ये हमें कुछ डिजीज़ेस कॉज करते हैं, लाइक जिसको हम फूड बॉर्न डिसीज़ कहते हैं. सो फूड बॉर्न डिसीज़ क्या है? एक डिसीज़ है जो कि कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने से होता है. लाइक हमने वेरियस स्टेजेस पे फूड को हैंडल किया है. लाइक इट इज़ अ foodborne disease is a disease caused by consumption of contaminating during various stages of handling between production and consumption by many pathogenic microorganisms like bacteria, molds and viruses. तो जब हम फूड प्रिपरेशन करते हैं तो उनके हैंडलिंग के वेरियस स्टेजेस पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शंस होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शंस होता है उनसे, लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड वायरसेस. इनके इंट्रैक्शंस की वजह से हमारे फूड स्पॉयल हो जाते हैं, और जब कंटेमिनेट हो जाते हैं और उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें जो डिसीज़ होता है उसको हम फूड बॉर्न डिसीज़ कहते हैं. सेकेंड कम्स फूड स्पॉयलेज. फूड स्पॉयलेज क्या है? एक कंडीशन है जब हमारा फूड कंटामिनेटेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, और हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, एंड दिस एक्शन ऑफ माइक्रोबियल हीट स्टेबल इंजाइम. एंड ये जो एक्शन होता है माइक्रोब्स का, उस टाइम हीट स्टेबल इंजाइम्स वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्पॉयलेज कॉज होता है. स्पॉयलेज की वजह से क्या होता है? सो स्पॉयलेज लीड्स टू वेस्टेज ऑफ फूड एंड इकोनॉमिक लॉस. सो स्पॉयलेज की वजह से हमारे फूड वेस्ट हो जाते हैं और हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है. नो, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं? सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड. सो फर्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या है? सो दीज आर इनहेरेंट इन द फूड, दे इंक्लूड. सो इंट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं pH, मॉइस्चर कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द फूड, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. सो माइक्रो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर में pH बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. pH क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ऐसे फूड जिनका pH ज़्यादा होता है या जिनका pH कम होता है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी ग्रो नहीं करते हैं. एंड ऐसा फूड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें, और इन्वायरमेंट जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं. एंड ऐसा फूड जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वैसे फूड में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फूड स्पॉयलेज की कंडीशन आकर हो जाती है. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए फूड में. सो हमारे फूड में या कुछ ऐसे फूड जिनके पास एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद ही एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि लैक्टोबैसिलस जो कि एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, वो भी एक बैक्टीरिया है, एंड एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, बैक्टीरियोसिन्स रिलीज़ करते हैं, जो कि फूड स्पॉयलेज को प्रिवेंट कर देते हैं.
फूड को ख़राब होने से रोक देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। देन फूड का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है फूड की स्पॉइलेज में। लाइक अगर हमने एक ही साथ एप्पल ख़रीदा है और ऑरेंजेस ख़रीदे हैं, तो ऑरेंजेस जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे रेदर देन एप्पल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि ऑरेंजेस जो हैं उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है एंड उनकी शेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली इन्वेट करके उनको कंज्यूम कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और उसको स्पॉइल कर देते हैं। और इनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि ये सख्त होते हैं, तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतनी जल्दी इन्वेट नहीं कर पाते हैं। और इनको इन्वेट करने के लिए उनको काफ़ी सारे इंजाइम्स को रिलीज़ करना पड़ता है, जो कि टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से एप्पल को ख़राब होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, नाउ कम्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है? सो दीज आर द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द फूड दैट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। सो ये ऐसे फैक्टर्स है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और इसमें आते हैं टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज, कि हमने किस टेम्परेचर पे अपने फूड को स्टोर करके रखा हुआ है। देन प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो गैसेस है और उन गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं फूड के स्पॉइलेज में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में या ग्रोथ इनहिबिशन में। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ फूड स्टोरेज इन्वायरमेंट, एंड फूड स्टोरेज इन्वायरमेंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट है टेम्परेचर। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन टेम्परेचर्स पर ग्रो करने के लिए एबल होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसी टेम्परेचर पे ग्रो करने के लिए एबल नहीं होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन देयरफॉर डिवाइडेड इनटू द, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ के आधार पे डिवाइड किया जाता है। लाइक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो थर्मोफिलिक होते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। कुछ साइक्रोफिलिक होते हैं, कुछ मीसोफिलिक होते हैं, जिनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। साइक्रोफिलिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए उनको लो टेम्परेचर चाहिए। सो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। एंड जो थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाई टेम्परेचर पे भी फूड को स्पॉइल करने की, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो उस पे भी फूड को स्पॉइल करने के लिए केपेबल होते हैं। बट जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थर्मोफिलिक होते हैं वो लो टेम्परेचर पे, लाइक अगर हमने 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस फूड को स्टोर करके रखा है, तो वहाँ पे वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेम उसके साथ भी होता है, मीसोफिलिक के साथ होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे फूड को स्पॉइल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया है तो वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे। सेम साइक्रोफिलिक के साथ होता है, वो लो टेम्परेचर पे फूड को स्पॉइल करते हैं। अगर हमने टेम्परेचर अपने जो इन्वायरमेंट जहाँ अपने फूड को स्टोर करके रखा है वहाँ का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, लेकिन वहाँ अगर 30, 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, देन है कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द इन्वायरमेंट। सो दीज relates to the presence of concentration of gases in the food environment। सो ये रिलेट करते हैं कि फूड इन्वायरमेंट में कितने गैसेस के कंसंट्रेशन कितने हैं। एंड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फॉर द ग्रोथ इधर राइट ऑक्सीजन टेंशन एरोबिक और लो ऑक्सीजन टेंशन माइक्रो एरोबिक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक। सो क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एरोबिक होते हैं और उनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइक माइक्रो एरोबिक कहते हैं उनको। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दैट इज़ एनारोबिक। तो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे अगर वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखे हो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। या
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं, और उनको हमने ऐसे कंटेनर में रखा है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो और एयर टाइट कंटेनर हो, तो वो उस इन्वायरमेंट में हमारे फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते हैं. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रो ईदर इन हाई ऑक्सीजन टेंशन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हाई ऑक्सीजन और लो ऑक्सीजन दोनों में ही मैनेज कर लेते हैं, जिनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं. सो फैकल्टेटिव एनारोब्स हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं इन बोथ कंडीशंस. ओके, नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होती है जो कि फूड इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. और जैसा हमने पढ़ा कि मॉइस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड स्पॉइलेज में. ऐसे फूड जिसमें लो वाटर एक्टिविटी हो और उनको हमने हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में रखा है, तो इन्वायरमेंट से वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो फूड बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो सकते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा कि वाटर कंटेंट फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली इन्वेट करके उनको स्पॉइल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्राई ग्रेन स्टोर्ड इन द इन्वायरमेंट विद हाई ह्यूमिडिटी विल टेक अप वाटर एंड अंडरगो मोल्ड स्पॉइलेज. लाइक जो हमारे ड्राई ग्रेन हैं उनको हमने हाई ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में रखा है, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी और वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें मोल्ड्स ग्रो, जिसमें मोल्ड्स अटैक करके ग्रो कर देते हैं और उनको स्पॉइल कर देते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच.